हेलो एवरीवन। आज का ये जो चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, जिसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर तक अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है, तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस मूल अधिकार का अर्थ जानते हैं। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार बेसिकली ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के विकास के लिए दिए जाते हैं, और ये जो मूल अधिकार होते हैं ऐसे बेसिक अधिकार होते हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। और ये अधिकार कौन प्रदान करता है? तो राज्य के द्वारा ऐसे अधिकार को प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे देश में जो संविधान है वो हमको फंडामेंटल राइट्स संविधान से प्राप्त होते हैं। तो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का जो स्रोत है वो है हमारा संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस भाग में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में। तो भाग 3 के अंतर्गत आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट भाग में हमने देखा था संघ और इसका क्षेत्र, सेकंड पार्ट में हमने देखा था नागरिकता के बारे में, और ये थर्ड पार्ट जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। इससे पहले मैंने बता दिया है कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आपके कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। अब देखते हैं ये जो हम फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं वो कहाँ से प्रेरित होकर के हमारे यहाँ लाए हैं। तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो भारत में आया है। तो अमेरिका के संविधान के द्वारा भारत के अंदर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट आया है। अब ये जो भाग है संविधान का भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो ब्रिटेन से आया था। उसमें क्या हुआ था, एक राजा थे, राजा जॉन, जिनके द्वारा 1215 में बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए गए थे। उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स। तो उसी के स्थान पे अभी इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे अधिकार आपको मिलेंगे भाग 3 में। 12 से लेकर के 35 तक जितने भी अधिकार आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें से 14 से लेकर के 32 तक आप ज़्यादातर मेनली पढ़ते हैं। तो ये सारे अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कौन कौन से बेसिक मूल अधिकार थे? तो सबसे पहले तो हमारा जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब संविधान बना था तब उस टाइम पे हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, अभी 6 हैं। तो पहले क्या थे? 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से? समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। ध्यान रखना इसको, ये क्या हो गया है, अब डिलीट हो गया है। तो ये 6 अधिकार बता दिया। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वाला है ना। तो 7 प्रकार के आपके पास मूल अधिकार जब संविधान बना था उस टाइम पे थे। उसको फिर क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। और 1978 में ये जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, उसको हटा दिया गया और हटा करके संविधान के भाग 12 के अंतर्गत उसको आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रखा गया। तो आर्टिकल 300A बोल सकते हैं उसको, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा करके केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से समझो, जैसे ये संविधान का ये संविधान है ना, इसका एक भाग है मौलिक अधिकार, बाकी भाग तो क्या है, संविधान है। तो इस भाग में जो रहेगा उसको बोलेंगे मौलिक अधिकार। अब इस भाग से निकाल करके इधर रख दिया गया है, हालांकि वो है ही संविधान में, है ना, उसकी उपस्थिति है संविधान के अंदर। आर्टिकल 300 का मतलब जहाँ भी अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएगा वो क्या होगा आपका, बोल सकते हैं कि वो
संविधान के अंतर्गत है, जहाँ भी आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो है संविधान के अंदर ही, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंतर्गत नहीं आता है, वो भाग 3 के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हमारे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता तो ये है कि कुछ मौलिक अधिकार भारत में ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बता दिए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 23 नहीं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल क्या हैं, केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति मतलब जिसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, मतलब नागरिक भी शामिल हो जाएंगे और विदेशी भी शामिल हो जाएंगे। तो उस प्रकार के भी अधिकार आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाद योग्य है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। और जो है ये नकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कुछ सकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक का मतलब होता है खुला छूट दे देना, मतलब राज्य क्या करता है, आपको खुला छूट दे देगा, आप चाहे व्यापार करें, कुछ करें, आपके ऊपर कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाएगा। दूसरा होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होगा, जिसमें राज्य किसी दूसरे को रोकेगा और किसी दूसरे का वो क्या करेगा, कल्याण करेगा, मतलब शक्तिशाली लोगों को रोकेगा और कमज़ोर लोगों का कल्याण करेगा। तो वो होता है सकारात्मक प्रकार के अधिकार। जैसे इसको इस प्रकार से समझो, एक बड़ी मछली है, मान लेते हैं ये मछली बनाया मैंने, एक छोटी मछली है, तो बड़ी मछली क्या करेगी, छोटी मछली को खा जाएगी। इसको मत्स्य न्याय बोला जाता है। तो राज्य क्या करेगा, इस बड़ी मछली को कंट्रोल करेगा और छोटी मछली को उसको आराम से घूमने देगा। तब इस प्रकार से क्या होगा, जो छोटी मछली है उसमें क्या होगा, पूरा तरह से वो अपना विकास कर सकता है। तो इसी प्रकार से आप राइट्स को समझ सकते हैं। अधिकार मतलब इसका क्या है, अधिकार है, वो बड़ा होगा, स्वतंत्र रूप से घूमेगा। तो यही क्या है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको जब तक फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जाएंगे तो क्या करेंगे, शक्तिशाली लोग आपको एक प्रकार से खा जाएंगे या कुचल देंगे, है ना, या आपके साथ शोषण करेंगे। तो उनसे बचाने के लिए राज्य क्या करता है, आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। तो ये बेसिक है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा न्यायोचित है, आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसके गारंटी देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आप आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वैसे ही अगर आपका फंडामेंटल राइट्स में कोई हनन करे या उसका उल्लंघन करे तो आप कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। कैसे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, देखो 3 तरीके से बेसिकली मेनली जो कोर्ट होते हैं 3 तरीके से होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे आपको केस लगाना होता है कोई सा भी केस, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपील करते हुए आप कहाँ पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में, मतलब यदि मूल अधिकार से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है या उच्चतम न्यायालय क्या करता है, आपके मौलिक अधिकारों की गारंटी, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद देखते हैं कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनमें संसद क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। मतलब ये जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थायी नहीं है, संसद चाहे तो समय समय पे कटौती कर सकती है। जैसे आर्टिकल 31 का एग्जाम्पल है। आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया बाद में, 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें उसको हटा दिया गया। तो इसको आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार से स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कभी भी राज्य इसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद है आपातकाल। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो आपका बोल सकते हैं आर्टिकल 352, दूसरा है आर्टिकल 356 और तीसरा है आर्टिकल 360। तो 3 आपातकाल कौन कौन से हैं, पहला तो युद्ध की स्थिति में लगता है पूरे देश में, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है और तीसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस अगर भारत में आता है, मतलब वित्तीय संकट आता है तब के केस में लगता है। तो भारत के संविधान में क्या विशेषता है मौलिक अधिकारों को लेकर के,
इसमें ये विशेषता है कि कोई सा भी आपातकाल लगे, मतलब देश के अंदर युद्ध हो, या राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या देश के अंदर पैसा ना हो, तब उन केस में भी आपके जो दो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट का ये जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें बताया जाएगा आर्टिकल 20 क्या है, 21 क्या है। तो इन मौलिक अधिकारों को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मतलब ये कभी हटेंगे नहीं। आपका जो आपातकाल लगेगा, यदि आपातकाल लगता भी है तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स राज्य आपके सस्पेंड कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 उसको राज्य सस्पेंड नहीं कर सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आर्टिकल 31 है जो सस्पेंड हो गया है, लेकिन आर्टिकल 31 के कुछ पार्ट अभी भी क्या है, संविधान के अंदर है, जैसे आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। इनमें से जो आर्टिकल 31C है, जिसको हिंदी में 31गा बोला जाता है, वो क्या करता है, जैसे आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ। लेकिन जो आर्टिकल 31गा है वो क्या करता है, DPSP को लागू करने के लिए रक्षा करता है। आर्टिकल मतलब एक प्रकार से यदि DPSP लागू कर रहा है राज्य, DPSP भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, तो यदि राज्य DPSP को लागू कर रहा है तो कोई उसके यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है DPSP लागू करने के लिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, तो उससे वो क्या करता है, रक्षा करता है आर्टिकल 31C। इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 उसमें दिया गया है सशस्त्र बल या सेना, पुलिस, उनके क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे उनके बारे में बेसिक जानकारी दिया हुआ है। इसके बाद है आपका जो सैन्य शासन किसी क्षेत्र में लगता है तो वहाँ के लोगों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, कौन सा मौलिक अधिकार उनके पास नहीं होगा, उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में दिया गया है कि केवल संसद क्या कर सकता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकता है, विधानमंडल नहीं बना सकता। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो एक केंद्र जो है संसद है ना, पार्लियामेंट, वो क्या करता है, वो अगर कानून बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा, है ना। और अगर कोई स्टेट कानून बनाता है तो वो क्या होगा, केवल एक ही स्टेट में लागू होगा। जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का विधानसभा कोई कानून बनाया तो वो क्या होगा, एक छत्तीसगढ़ में लागू होगा, या तो मध्य प्रदेश वाले बनाए तो मध्य प्रदेश में लागू होगा। लेकिन यदि पार्लियामेंट कानून बनाता है तो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, अंडमान निकोबार में भी लागू होगा, सारे क्षेत्रों में क्या होगा, लागू होगा। इसीलिए आर्टिकल 35 ये बोलता है कि पार्लियामेंट ही क्या करेगा या संसद ही क्या करेगा, नियम कानून बनाने की शक्ति रखेगा फंडामेंटल राइट से संबंधित, ताकि पूरे देश में क्या हो, कानून की एकरूपता हो। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, मध्य प्रदेश अलग कानून बनाएगा, छत्तीसगढ़ अलग कानून बनाएगा, है ना, तो सब में क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटीज रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, संसद के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के क्षेत्र में कानून बनाया जाता है। अब इसके बाद एक एक आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, ऐसे करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 को देखते हैं। आर्टिकल 12 में संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य क्या क्या होंगे। पहला तो इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यकारी और विधायी अंग हैं, मतलब जितने भी नियम बनाने वाली संस्था है और नियम को लागू करने वाली संस्था है, वो सारे क्या होंगे, राज्य होंगे। भारत की संसद राज्य होगी, राज्य सरकार वो भी क्या होगा, राज्य होगा। सभी स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, इसके अलावा कुछ बोर्ड चलते हैं, वो सारे क्या होंगे, आपके बोल सकते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, जैसे कि LIC जिसमें आप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, है ना, या और कुछ बहुत सारे पॉलिसीज चलते हैं LIC की, तो LIC, ONGC, सेल, ऐसे इत्यादि बहुत सारे कंपनी हैं या किसी भी बोल सकते हैं निकाय हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, राज्य मान सकते हैं। और ये राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं या आपको मौलिक अधिकार दे सकते हैं। तब के केस में आप क्या करेंगे, इनके नाम से आप क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारे निकाय भी आते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज आता है, जैसे मैं
कॉलेज में मान लो प्रोफेसर हूँ, है ना, और मेरे को कोई केस करना है, तो मैं क्या करूँगा, करण सोनी वर्सेस, कॉलेज में क्या करूँगा, केस करूँगा कॉलेज के नाम से, गवर्नमेंट ये कॉलेज छत्तीसगढ़ वर्सेस ये। तो क्या हुआ, मेरे अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तब मैं क्या करूँगा, राज्य के नाम से, राज्य के नाम से मतलब जो कॉलेज है या जो भी संस्था मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, मैं उनके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ। इसलिए राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 12। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ये दिया गया है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून का क्या कर सकते हैं, चेक किया जा सकता है, जिसको न्यायिक समीक्षा बोला जाता है। जैसे कि क्या होता है, फंडामेंटल के क्षेत्र में या फंडामेंटल राइट्स के क्षेत्र में संसद क्या करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, और पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो ये कानून सही है या गलत है, इसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और चेक किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कि यदि कानून सही होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या रखेगा, उस कानून को जारी रखेगा। यदि कानून गलत होगा, जिससे लोगों का भलाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, रद्द कर देगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 13 में दिया गया है। इसके तहत न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है और उल्लंघन होने पर आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 चाहिए, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाना है तो फिर आपको आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आर्टिकल 13 में दिया गया है, यह आ गया। इसके बाद आर्टिकल 13 में एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि पहले क्या होता था कि संवैधानिक संशोधन यदि किया जा रहा है संसद के द्वारा तो उसका रिव्यू नहीं हो पाता था, मतलब समीक्षा नहीं हो पाती थी। तो इसमें एक केस आया, ये केस का नाम है केशवानंद भारती केस, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। केशवानंद भारती मामला आता है 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट आया था कि संविधान के कौन कौन से मूल ढांचे हैं, है ना। तो यदि संविधान संशोधन के द्वारा संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे कि मूल अधिकारों में क्या होती है, कमी होती है, तब भी क्या किया जा सकता है, उस संशोधन का जांच किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये है आर्टिकल 13 के अंतर्गत का प्रावधान, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 में दो चीज़ हैं, एक तो है पहला विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो टर्म हैं, इसको आपको याद रखना है। पहला जो है विधि के समक्ष समता, ये जो विचार है वो हमने ब्रिटिश मूल से लिया था, और विधियों का समान संरक्षण जो है उसको हमने अमेरिका से लिया था। इसमें ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, इसको भी आपको याद रखना है। नागरिकता वाले चैप्टर में मैंने बताया था आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 का जिक्र मैंने उसमें नहीं किया था, इसलिए ये आर्टिकल क्या है, नागरिक के लिए भी और विदेशियों के लिए भी ये आर्टिकल उपलब्ध रहेगा, या ये मौलिक अधिकार उनके लिए उपलब्ध होगा। तो ये आर्टिकल जो है समानता का अधिकार, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बताना भूल गया था। समानता का जो अधिकार है उसमें आप पढ़ेंगे 4 आर्टिकल, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 5, 18, है ना, 5 आर्टिकल इसमें आप पढ़ें। तो 5 आर्टिकल के अंतर्गत आपको समानता के बारे में दिखेगा। इसमें समानता का अधिकार इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि समाज के अंदर इसमें समानता लाने का बात किया गया है। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार मतलब सबको बराबर स्थिति में ला देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और साथ ही यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये सारे चीज़ इसमें दिए गए हैं, समानता का अधिकार इसको बोला जाता है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसमें आपको क्या मिलता है,
अधिकार आपको प्राप्त होता है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अब दोनों को देखते हैं। पहले प्रावधान में क्या है, विधि के समक्ष समता। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा, उनके पास विशेषाधिकार नहीं होगा। विधि के समान मतलब कानून के सामने सब क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे कितना बड़ा आदमी आ जाए या कितना गरीब आदमी आ जाए, दोनों को समान माना जाएगा, ये इसमें बोला गया है। पहली चीज़ तो इसमें ये बोला गया है विधि के समक्ष समता में। अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना, हाईलाइट कर देता हूँ। तो विधि के समक्ष समता इसको पढ़ा जा रहा है। इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के सामने क्या होगा या कानून के सामने क्या होगा, बराबर होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उनको विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। और तीसरा चीज़ इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा, विधि से ऊपर नहीं होगा। मतलब कोई कितना अमीर हो जाए लेकिन कानून से ऊपर वो नहीं जा सकता है, ये चीज़ है उसमें। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं विधियों का समान संरक्षण, दूसरा जो टर्म है। तो विधियों का समान संरक्षण में क्या बोला जाता है, दूसरे में ये बोला गया है कि सभी व्यक्ति को बराबर स्थिति में लाने के लिए राज्य क्या करेगा, उनका संरक्षण करेगा। अब पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पहला कंडीशन है विधि के समक्ष समता, ये वाला, इसमें ये बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, कानून के सामने बराबर होगा। जैसे एक तरफ मान लो अंबानी का केस लगा हुआ है और दूसरे तरफ कोई गरीब आदमी है। मान लो एक अंबानी जो अमीर आदमी है, या एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लो अंबानी है, उसके घर के सामने एक झोपड़ी है और वो झोपड़ी वाला वहाँ से हट नहीं रहा है और उसके जीवन जीने का अधिकार उसी झोपड़ी से चल रहा है, मतलब काम वगैरह वो उसी से कर रहा है। अंबानी चाहता है कि उसके झोपड़ी को हटाना। तो दोनों का केस लगा हुआ है कोर्ट में और दोनों गए हैं कोर्ट में। तो कोर्ट वाला जो जज रहेगा वो क्या करेगा, दोनों को बराबर मानेगा। ये है ना, पहले कंडीशन में क्या है कि दोनों को बराबर माना जाएगा, चाहे वो सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो और सबसे गरीब आदमी क्यों ना हो। ये पहला कंडीशन है। और दूसरे कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, विधियों का समान संरक्षण। इसमें ये बोला जाएगा कि जैसे अमीर आदमी तो अपना क्या कर सकता है, वो वकील कर सकता है, और दूसरे कंडीशन में यही बताया था कि राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा किसका, जो कमज़ोर है। तो कमज़ोर है उसका संरक्षण कैसे करेगा, उसको वकील प्रोवाइड करेगा, फ्री में क्या देगा, वकील देगा। कौन देगा, राज्य। तो राज्य क्या करेगा, उनका संरक्षण करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये दो टर्म हैं, दोनों किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 14 में। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। विधि के समक्ष समता मतलब बराबर की स्थिति में लाना, और समान संरक्षण मतलब राज्य क्या करेगा, उनको संरक्षण देगा। तो ये है आपका समानता का अधिकार। इसके बाद है समानता का अधिकार के बाद अब देखते हैं विधि का शासन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। विधि का शासन ये लाया गया था, एक ब्रिटिश न्यायवादी थे A.B. डाइसी। A.B. डाइसी के द्वारा विधि का शासन लाया गया था। विधि का शासन मतलब जो कानून बना हुआ है उसी के अनुसार क्या होगा, आपको सज़ा दिया जाएगा, है ना। और इसके अलावा यदि कोई विधि का उल्लंघन करता है तब उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई विधि बनी ही नहीं है या कानून बना ही नहीं है, जैसे कोई आप क्या करते हैं, कोई अपराध करते हैं लेकिन वो अपराध पहले से परिभाषित नहीं है या उसके लिए कोई सज़ा पहले से लिखा हुआ नहीं है, तब राज्य आपको सज़ा नहीं दे सकता है। या फिर ऐसा कोई विधि जो बना ही नहीं है उसके उल्लंघन होने पर आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है ना। तो ये है विधि का शासन, A.B. डाइसी के द्वारा लाया गया था। इसको आपको याद रखना है। इसमें सबको बराबर स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है और विधि के सिवाय या कानून के उल्लंघन के सिवाय आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो संविधान बनेगा वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, एक प्रकार से मौलिक अधिकार सोर्स हैं जिसके कारण संविधान बना है, ऐसा माना जाता है। तो भारत में दो कंडीशन तो लागू होते हैं कि आपको विधि के सिवा दंडित नहीं किया जा सकता है, और दूसरा कंडीशन माना जाता है कि विधि के समक्ष आप क्या रहेंगे, समान रहेंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन कि हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के कारण ही बना हुआ है, ये नहीं है। हमारा जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है
वो संविधान से आया है। तो भारत के केस में ये वाला जो थर्ड टर्म है वो क्या है, उल्टा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बेसिकली दो चीज़ आपको जानना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका आर्टिकल जो 14 है उसी के अंतर्गत क्या क्या अपवाद होंगे, मतलब किस कंडीशन में ये विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण काम नहीं करेगा। तो काम कब नहीं करेगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं। इन सबको आप पढ़ लेना कि अपने कार्यकाल के दौरान वो जवाबदेह नहीं होते हैं किसी भी न्यायालय में, उनके खिलाफ कोई दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है जब तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो ये सारे उनको विशेष सुविधाएं होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, ये दो ही लोगों को क्या होता है, विशेष सुविधाएं दी जाती है आर्टिकल 361 के तहत। इसके बाद देखते हैं कुछ संसद के सदस्य को भी दिया जाता है आर्टिकल 105 के तहत। मतलब संसद का कोई भी सदस्य मान लो किसी विषय पर अपना मत रखता है, मत का मतलब अपना जो बोल सकते हैं अपना पक्ष रखता है किसी विषय पर, तो उसके किसी भी बात को या संसद के अंदर या सदन के अंदर किसी भी विषय को लेकर के उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जाएगी और उनको दंड नहीं दिया जाएगा। ये प्रावधान है आर्टिकल 105 के तहत। तो इनको भी क्या है, विशेषाधिकार है कि संसद या सदन के अंदर जो भी बोलेंगे उनके लिए उनको छूट है। और सेम ऐसा ही राज्य विधानमंडल मतलब आपके जो विधायक होते हैं उनके लिए भी छूट है आर्टिकल 194 के तहत, तो ये याद रखना। और आर्टिकल 14 का अपवाद मैं बता दिया था, आर्टिकल 31C जो क्या करता है आपका DPSP जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है उसको बचाने के लिए, मतलब अगर DPSP लागू हो रहा है तो आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा आर्टिकल 31C के तहत, लेकिन कुछ DPSP के लिए ही ये लागू होता है, मतलब कुछ नीति निर्देशक तत्वों के लिए ही आर्टिकल 31C लागू होता है। बाकी केसेस में आर्टिकल 14 रहेगा ही, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे जब DPSP पढ़ोगे तो ये जो चीज़ है वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ये जो टर्म है वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ राजदूत आते हैं कुछ देशों से, उनके लिए भी ये प्रावधान लागू नहीं होता है, फौजदारी और दीवानी मुकदमे उनके ऊपर नहीं किए जा सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां जो होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं उन पे भी ये आर्टिकल 14 के प्रावधान काम नहीं करते हैं, उनको विशेष छूट दिया जाता है। ये हो गया, मतलब विधि कानून के द्वारा उनको क्या किया जा रहा है, विशेष छूट दिया जा रहा है। किनको किनको, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, आपके जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य, सांसद, और जो विधायक हैं मतलब विधानसभा के सदस्य हैं उनके बारे में, जो कूटनीति हैं, राजदूत हैं उनके लिए, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ही स्वयं है, इसके अलावा बहुत सारे एजेंसियां हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, कूटनीतिक रूप से मुक्ति दिया जाता है आर्टिकल 14 से। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या करता है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, मतलब विभेद को रोकता है, विभेद या भेदभाव बोल सकते हैं, उनको क्या करता है, रोकता है। तो आर्टिकल 15 में बेसिक रूप से आप अगर ये जानेंगे तो आर्टिकल 15 जो है केवल नागरिकों के लिए है, पहला चीज़। तो आर्टिकल 14 क्या था, व्यक्तियों के लिए था, मतलब नागरिक और विदेशी दोनों के लिए था, लेकिन आर्टिकल 15 क्या है, नागरिकों के लिए है केवल। और दूसरा चीज़ इसमें यह है कि इसमें बताया गया है कि किन किन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये बोला गया है आर्टिकल 15 अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें दो शब्द है, केवल और विभेद, उसको ध्यान देना है। तो आर्टिकल 15 में ये बोला गया है केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें दो शब्द मैंने बताया था, केवल और विभेद। केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके अलावा दूसरे आधारों पर राज्य क्या कर सकता है, आपके साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा, लिंग के आधार पर नहीं करेगा। और विभेद इसलिए है क्योंकि विपरीत कार्य नहीं करेगा,
मतलब धर्म के विपरीत कार्य नहीं करेगा, मूल वंश के विपरीत कार्य नहीं करेगा, लिंग के विपरीत कार्य नहीं करेगा, जन्म स्थान के विपरीत कार्य नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था किया गया है कि कोई भी जो राज्य रहेगा, राज्य की परिभाषा मैंने बता दी है आर्टिकल 12 में, तो जो राज्य है वो क्या नहीं कर सकता, आपके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 में और दूसरी व्यवस्था ये भी की गई है कि किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या मनोरंजन के स्थान जैसे आप मूवी देखने जा रहे हैं या किन्हीं भी स्थानों पर आपको प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा। और ऐसा जो बोल सकते हैं साधारण जनता के लिए, या बोल सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसा कुआं है, तालाब है, स्नाना घाट है, उनके अधीन जो भी रहेगा राज्य के अधीन, वो पूरा तरह से जनता के लिए खुला रहेगा। उनमें कहीं भी कोई भी तालाब है जैसे, तो धर्म के आधार पर तालाब में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस धर्म वाले को नहाने दिया जाएगा या उस धर्म वाले को उस तालाब के निकट आने दिया जाएगा, ये सब चीज़ें भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये है आर्टिकल 15 में भी ये चीज़ बोला गया है। इसके अलावा इसमें 3 अपवाद हैं आर्टिकल 15 के अंतर्गत। 3 अपवाद कौन कौन से हैं? पहला तो है कि बच्चों और महिलाओं के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि बच्चों को स्कॉलरशिप देना, या महिलाओं को बोल सकते हैं कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं उनके लिए। जैसे महिलाओं का, जैसे आप देखेंगे कोई भी सरकारी जॉब आता है तो महिलाओं के लिए क्या होता है, एज बार जो है ज़्यादा होता है ना, मतलब वो ज़्यादा उम्र तक क्या कर सकते हैं, पेपर दिला सकते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है, ऐसे आधारों पर आपके जो पॉजिटिव भेदभाव है, जिनसे क्या होता है कोई जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान हो रहा है, तो उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, नियम कानून बना सकता है। दूसरा इसमें ये कर सकता है राज्य की जो पिछड़े वर्ग हैं, ST SC OBC जो भी हैं, उनके लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर सकती है। विधानमंडल मतलब जो आपके राज्यसभा होते हैं, आपके जो विधान सभा होते हैं, उनमें क्या किया जा सकता है, आरक्षण कर सकती है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है उनमें भी रहता है, पंचायती राज सिस्टम, नगरीय निकाय सिस्टम, उसमें भी रहता है। तो राज्य क्या कर सकता है, इन स्थानों में आरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक रूप से भी जो पद आते हैं उनमें भी वो क्या कर सकते हैं, आरक्षण कर सकते हैं। और तीसरा इसमें यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी राज्य क्या कर सकती है, आरक्षण बना सकती है, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए। इसके अलावा जो EWS हैं उनके लिए भी आरक्षण कर सकती है 10%, वो भी इसमें दिया गया है। तो 10% आरक्षण राज्य इसमें क्या कर सकती है, किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 बेसिकली क्या बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 14 मैंने बताया, 14 क्या था, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण था। आर्टिकल 13 जो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई कानून बना रही है राज्य तो उसको चेक करता है, न्यायिक समीक्षा करता है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 12 में मैंने बताया था राज्य के बारे में। अब देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे क्या है, हाँ एक चीज़ और है कि जो OBC है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको बोला जाता है, उनमें एक कॉन्सेप्ट चलता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होगा कि जैसे एक पॉट में मान लो मिल्क रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या जम जाता है, मलाई जम जाता है, परत, है ना। तो ऐसे ही एक क्रीमी लेयर डिसाइड किया गया है। क्रीमी लेयर किनके लिए, जो OBC हैं, मतलब पिछड़े वर्ग हैं, उनमें क्या है, एक लेयर बनाया गया है कि इनके बाद वो फिर पिछड़े नहीं रह जाएंगे। मतलब जैसे क्राइटेरिया दिया गया है कि कोई परिवार अगर साल में 8 लाख रुपया कमा रहे हैं और तब वो क्या होगा, इस लेयर से नीचे रहेगा और उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और यदि कोई 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तब उनको इस लेयर में रखा जाएगा और उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद है, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं इसमें कि कहाँ कहाँ पे क्रीमी लेयर कैसे बनता है, क्या है। अभी बेसिकली क्रीमी लेयर में 8 लाख रुपए का इनकम और जो A क्लास ऑफिसर होते हैं, B क्लास ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, उनके लिए वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं।
इसके अलावा संविधान में 103 संविधान संशोधन हुआ था, 103वां। उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया था। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिनको बोल सकते हैं जैसे जनरल वालों का बन जाता है, या ऐसे लोगों का बनता है जो एसटी, एससी, ओबीसी इनका आरक्षण नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सारा चीज़ है। और जो ओबीसी है उनमें 27% आरक्षण का प्रावधान है, उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बेसिकली ये भी क्या है, सभी नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 14 बस क्या था, व्यक्तियों के लिए था। आर्टिकल 15 नागरिकों के लिए था। आर्टिकल 16 भी क्या है, नागरिकों के लिए है। इसमें क्या बोला जाता है कि यदि राज्य के अधीन कोई पद आता है, मतलब वैकेंसी आती है, तो वो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध उसमें करवाया जाएगा। जिसमें क्या बोला गया है, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर क्या कर सकती है राज्य, इनमें कोई भेदभाव नहीं करेगी और सबको समान मौका दिया जाएगा। अब इसमें भी क्या है कि कोई अगर जॉब आ रहा है या रोज़गार आ रहा है, तो लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन मतलब ऐसे रोज़गार जो क्या है जनता से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सर्विस, तो उनमें क्या कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं कि राज्य क्या कर सकती है, जन्म के आधार पर और लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, केवल है ना, केवल को भी ध्यान रखना, तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद मतलब भेदभाव कहाँ कहाँ कर सकती है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रूल बनाया गया है संसद के द्वारा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गवर्नमेंट में क्या होगा, भेदभाव हो सकता है निवास को लेकर के। वहाँ के ही निवासी क्या कर सकते हैं, वहाँ एक प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ वहाँ बनाया गया है। तो संसद अगर कानून बना देती है रोजगार से संबंधित, तब उन क्षेत्रों में छूट मिल सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छूट मिला हुआ है। इसके अलावा राज्य क्या कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है अपने पदों पर। जो भी पिछड़े हुए लोग हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है अपने राज्य के निवासियों के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म मेरे को भरना है, मैं अदर स्टेट जाता हूँ, अदर स्टेट में मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ। मतलब लोक नियोजन के समान अवसर मेरे को मिल रहे हैं, फॉर्म भर सकता हूँ आर्टिकल 16 के तहत। लेकिन राज्य क्या कर सकता है, अपने लोगों को आरक्षण दे सकता है। जैसे मैं मान लो ओबीसी हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी हूँ, और मान लो मैं अदर स्टेट गया, तो अदर स्टेट में मैं फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। तो ये कंडीशन रहता है। तो आर्टिकल 16 में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास समान अवसर है, लेकिन राज्य आपको क्या कर सकती है, रोक सकती है कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था करके। लेकिन आरक्षण भी क्या नहीं हो सकता, 50% से ऊपर नहीं हो सकता, ये सब बोला गया है अलग अलग केसेस में, तो उनको देखते हैं। इसके बाद है विधि के तहत अगर कोई संस्था कोई कानून या विधि बनाती है, तो धार्मिक आधार पर व्यवस्था किया जा सकता है कुछ पोस्ट को लेकर के। तो उनमें क्या किया जा सकता है, धार्मिक आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। और ये कंडीशन और है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग रहेंगे, ईडब्ल्यूएस रहेंगे, उनके लिए राज्य क्या कर सकती है, 10% का आरक्षण कर सकती है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ओबीसी के बारे में, जो आप बोल सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको बोला जाता है। तो ओबीसी के लिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में, और जिनके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इससे पहले काका केलकर आयोग बना था ओबीसी के लिए। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक ओबीसी आयोग बना, और उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया अपना, मतलब अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, तो 52% जनसंख्या है ओबीसी की। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, 27% आरक्षण का प्रावधान करते हैं कि 52% जनसंख्या के लिए 27% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव उनको अतिरिक्त 10% देते हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो 10% को हटा करके केवल 27% आरक्षण को जारी रखती है। ये बेसिक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो आर्टिकल 16 मैंने बता दिया कि लोक नियोजन के अवसर पर केवल धर्म और जाति, जो भी कंडीशन दिए हुए हैं, जन्म स्थान, उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
लेकिन कुछ कंडीशन में राज्य क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया या आरक्षण का एग्जाम्पल दिया, वो सारे कंडीशंस हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 16। इसके बाद है आपका आर्टिकल 17, EWS आरक्षण के बारे में बता दिए, 2019 में हुआ था। आर्टिकल 17 को देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, उनको क्या करता है, समाप्त करने को ये प्रावधान को लाया गया था। तो अस्पृश्यता मतलब कुछ स्थानों पर क्या होता है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे पुराने ज़माने में होता था। पुराने ज़माने में क्या था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के क्या थे, वर्ण थे, 4 वर्ण। इनमें क्या होता था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र होते थे उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था। उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था सार्वजनिक स्थानों पर। जैसे कोई मटका रखा हुआ है तो वहाँ से वो पानी उठा के नहीं पी सकते हैं, या जैसे कोई तालाब है तो वहाँ जा कर के वो स्नान नहीं कर सकते। सार्वजनिक रास्ता है तो वहाँ वो चल नहीं सकते हैं, या कोई स्कूल है तो वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछूत, कि ये तो अछूत है, इस प्रकार से। तो उनसे बचाने के लिए आर्टिकल 17 को लाया गया और आर्टिकल 17 में ये बोला गया कि आज से क्या हो जाएगा, या जब से संविधान लागू होगा तब से अस्पृश्यता समाप्त होगा। यदि इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है छुआछूत के आधार पर या जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। उपाधि मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, जब अंग्रेज सरकार आई थी या उससे पहले राजा महाराजा का टाइम चलता था, तो कुछ वंशानुगत उपाधि दिए जाते थे या कुछ ऐसे उपाधि दिए जाते थे जिनसे समाज में लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे। जैसे महाराजा की उपाधि दे दिए किसी को, राय बहादुर की उपाधि दे दिए, राज बहादुर की उपाधि दे दिए, राजा साहब की उपाधि दे दिए, दीवान बहादुर, ठाकुर साहब, ऐसे बहुत सारे उपाधि होते थे। जिनके कारण क्या होता था कि कुछ लोग को ऐसा लगता था कि वो समाज से ऊपर हो गए हैं और कुछ लोगों को फिर वो नीचे तबके के लोग समझकर वो देखते थे। तो इसलिए उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के तहत। मतलब आप कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, ठाकुर, राय साहब, राजा, बहादुर, ये सब उपाधि क्या होते हैं, नाम से पहले लगता है। जैसे ठाकुर एग्जाम्पल दिया है ना, तो मान लो मेरे नाम के सामने ठाकुर करण सोनी ऐसे लगा दिए, है ना, तो ये उपाधि नहीं लगाना है। इसके कारण क्या होता है, समाज के अंदर भेदभाव होता है, इसलिए आर्टिकल 18 के तहत इसको समाप्त किया गया है। तो आर्टिकल 18 को आपको ध्यान रखना है, उपाधियों का अंत करता है। इसमें क्या क्या छूट हो सकता है, इसमें ये छूट हो सकता है कि जो सेना और विद्या है, मतलब सेना से संबंधित जो उपाधि होता है, जैसे कर्नल हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, है ना, वो उपाधि को आप लगा सकते हैं नाम के पहले। विद्या से संबंधित जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको आप लगा सकते हैं। उसके अलावा बाकी उपाधियों को नहीं लगा सकते हैं। दूसरा इसमें यह दिया गया है कि कोई भी जो नागरिक है भारत का, वो विदेशों से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। मान लो ब्रिटेन ने मेरे को कोई उपाधि दिया या अमेरिका ने कोई उपाधि दिया, तो मैं वहाँ से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि कोई विदेशी भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है या राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है कोई विदेशी, तो वो बिना राष्ट्रपति के सहमति के बाहर से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा ये है कि राज्य के अधीन कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो भी राष्ट्रपति के बिना सहमति के वो क्या नहीं कर सकता है, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। कौन कौन से उपाधि बता दिया हूँ, मतलब नाम के सामने कोई भी उपाधि नहीं लगाना है। राय बहादुर, राजा साहब, ठाकुर साहब, ये सारे उपाधि क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल सेना और विद्या के उपाधि को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद
एक केस लगता है 1996 में सुप्रीम कोर्ट में। हमारे यहाँ जो अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये वाले जो अवार्ड मिलते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनको नाम के सामने यूज़ कर रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद ये लगाया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये उपाधि नहीं है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, मतलब इनको आप उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। उपसर्ग प्रत्यय का मतलब है कि नाम के सामने नहीं लगा सकते और नाम के पीछे नहीं लगा सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। यदि आप नाम के सामने या नाम के पीछे लगाते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन उपाधियों को त्यागना पड़ेगा या इन पुरस्कारों को आपको त्यागना पड़ेगा। ये व्यवस्था किया गया था। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर में पढ़ा। चलो कंक्लूड कर देते हैं कि क्या क्या पढ़े आप। आर्टिकल, सबसे पहले तो आपने भाग 3 पढ़ा। भाग 3 के अंतर्गत आपने मौलिक अधिकार को देखा। भाग 3 में आप देखते हैं 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल हैं उनको आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद आपने इसमें पढ़ा कि आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में दिया गया है कि न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण कैसे होगा। आर्टिकल 15 में दिया गया है कि आपके साथ राज्य किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 में देखें कि जो सार्वजनिक रोजगार के अवसर होंगे उनमें राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 17 में आपके साथ जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उनका समाप्ति का बताया गया है। आर्टिकल 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपने पढ़ा है। इसके बाद जो आगे के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में कैसे तैयारी करना है किसी चीज़ का, जैसे नेट सेट का, यूपीएससी का, सीजीपीएससी का, तो वो सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।